नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार स्टेट के लिए स्पेशल एनसीईआरटी बेस्ड कक्षा 11 एनसीईआरटी से आज हम प्रश्नों को हल करेंगे जिनके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो क्लास शुरू करें उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है, सूचना है। हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अथवा ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 93 526 27 133। इस पे व्हाट्सएप करके इसका लिंक है वो प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें हम सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की समाजशास्त्र विषय की हिंदी माध्यम में तैयारी करवाते हैं। कोई भी एग्जाम हो सबकी तैयारी है वो यहाँ पे करवाई जाती है। और अभी नेट के लिए स्पेशल बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, तो जिसमें हम अब लास्ट में प्रैक्टिस सेट है वो ज्यादा हल करेंगे। तो अब शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। पहला प्रश्न है, पूंजीवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? कैपिटलिज्म की मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या है या कौन कौन सी है? देखो, पूंजीवाद और समाजवाद दो एक पर विपरीत हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व है। तो देखो, सामूहिक स्वामित्व है वो पूंजीवाद की विशेषता नहीं है, क्योंकि पूंजीवाद का आधार ही क्या है? निजी स्वामित्व है। क्या है? निजी स्वामित्व है। जब से निजी स्वामित्व की प्रतिस्पर्धा चली है तब से पूंजीवाद और अधिक गहरा होता जा रहा है। तो क्या कहेंगे इसे हम? राइट आंसर क्या होगा? बी, संसाधनों पर निजी स्वामित्व है। राज्य का पूर्ण नियंत्रण है, ये समाजवाद की विशेषता है। समान धन वितरण, ये भी समाजवाद की विशेषता है। तो राइट ऑप्शन है बी। प्रश्न नंबर 2, समाजशास्त्र में अनुभवजन्य अन्वेषण का तात्पर्य क्या है? अनुभवजन्य, एम्पिरिकल, जो एक्सपीरियंस से आते हैं, अनुभव से आते हैं। तो क्या समझते हैं हम अनुभवजन्य? शोध से, रिसर्च से, अनुसंधान से। सैद्धांतिक व्याख्या नहीं है, ये थ्योरेटिकल होता है, इसमें अनुभव कोई काम नहीं आता है। धार्मिक अध्ययन बिल्कुल नहीं है, ऐतिहासिक नहीं है। तो क्या बचता है? बी बचता है, सॉरी सी, तथ्य परख क्षेत्रीय जांच। तो फील्ड वर्क जो होता है ना, फील्ड वर्क से को हम अनुभवजन्य अनुसंधान कहते हैं। आगे है, नमस्कार जी, व्यष्टि समाजशास्त्र। हमारे ये दो क्वेश्चन है वो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, लगभग कंटिन्यू हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। या तो समष्टि और व्यष्टि, माइक्रो और मैक्रो। तो पहला प्रश्न है वो व्यष्टि यानी व्यक्तिगत, यानी सूक्ष्म स्तरीय है, माइक्रो लेवल पर, सूक्ष्म स्तरीय दृष्टिकोण। माइक्रो सोशियोलॉजी। तो ये सूक्ष्म स्तरीय है, इसलिए व्यापक लेवल पर अध्ययन नहीं करता है, औद्योगिक विकास पे नहीं करता है, राजनीतिक संस्थाओं पे नहीं करता है, ये सोशल एक्शन पे। ये सूक्ष्म स्तरीय व्यक्ति से व्यक्ति की जो अंत्य क्रियाएं होती है, आमने सामने की जो अंत्य क्रियाएं होती है, उन पर इनका विशेष है वो बल रहता है, ध्यान है वो रहता है। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन, राधे राधे, नागरिक की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? नागरिक, सिटीजन। तो सिटीजन है वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इस नागरिक का अभिप्राय क्या है? नंबर ए,
समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति वह व्यक्ति जो राजनीतिक समुदाय का सदस्य है और जिसके अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं। सी, मतदान करने वाला व्यक्ति। डी, केवल किसी राज्य में जन्म लेने वाला व्यक्ति। तो क्या होगा इनमें से? ज्यादातर को ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल राइट। नागरिक किसी भी देश में रहने वाला वह व्यक्ति होता है जिसको उस देश के समस्त अधिकार है वो प्राप्त होते हैं, तो उसे नागरिक कहते हैं, सिटीजन कहते हैं। अधिकार भी होते हैं, कर्तव्य भी होते हैं। जैसे कि अपने देश में ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो इस देश के नागरिक नहीं है, उनको हम अवैध निवासी कह सकते हैं, उनको हम शरणार्थी कह सकते हैं, उनको हम कोई राजदूत जैसे हो सकते हैं, वो भारत में रहते हैं। तो ये भारत में रहते हैं लेकिन भारत के नागरिक नहीं होते हैं। भारत के नागरिक वह होता है जिसको राजनीतिक अधिकार यानी वोट देने का अधिकार, उसको जो संविधान में मूल अधिकार दिए गए वो अधिकार सब मिलते हैं। तो चौथे का क्या होगा? बी, कि वह व्यक्ति जो समाज में रहता है, समुदाय का सदस्य होता है और उसके अधिकार और कर्तव्य दोनों उसके पास में होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है प्रभुसत्ता। का अर्थ क्या है? सत्ता, अथॉरिटी, समाज में समानता होना, किसी क्षेत्र में राज्य का अविवादित राजनीतिक शासन होना, आर्थिक आत्मनिर्भरता होना, नागरिकों के अधिकार की एक सूची होना। तो पांचवें का राइट क्या होगा? ए नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, क्या होगा? ए, किसी भी राज्य का अविवादित राजनीतिक शासन। राज्य यानी स्टेट, तो स्टेट के अंदर क्या होती है? 4 चीजें होती है स्टेट के अंदर। जनसंख्या, पहला था भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार। और इस सरकार के पास में निर्णय लेने की, इस भूभाग में, इस जनसंख्या पर निर्णय लेने की जो अंतिम पावर होती है उसको बोलते हैं प्रभुसत्ता। तो चौथी विशेषता क्या हो जाएगी? प्रभुसत्ता। तो राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व है। भूभाग, जैसे भारत का एक भूभाग था। फिर जनसंख्या, यानी भूभाग में अगर जनता ही नहीं होगी तो सरकार किस कार्य करेगी? तो भूभाग पे जनसंख्या भी रहनी चाहिए और जनसंख्या किस द्वारा चुनी हुई सरकार भी होनी चाहिए, और सरकार के पास में निर्णय लेने की अंतिम शक्ति भी होनी चाहिए। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था। भारत एक राज्य नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास थी? ब्रिटिश सरकार के पास में थी। भारत के पास जनसंख्या भी थी, भूभाग भी था, यहाँ लोकल गवर्नमेंट भी थी, सरकार भी थी, लेकिन वो सरकार अंतिम निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वो नहीं था। राज्य भारत का बना 15 अगस्त 1947 को भारत एक राज्य बना। उससे पहले वो एक कॉलोनी था, उपनिवेश था। 6 नंबर है नगरीकरण का अभिप्राय क्या है? तो अब कुछ नगरीकरण और औद्योगिक समाज से रिलेटेड प्रश्न है। तो नगरीकरण, तो ये हम सभी बता सकते हैं इसका आंसर। नगरीकरण कृषि व्यवसायों को त्याग कर औद्योगिक व्यवसायों को अपनाना, नगरीय जीवन शैली अपनाना और नगरीय आबादी में वृद्धि। ये कई है। एक नगरों की आबादी में वृद्धि होना, कोई गांव का नगरों में परिवर्तित हो जाना, ये सब ऑल ऑफ अबो, उपयुक्त सभी। आगे नगरीकरण की विशेषताओं में कौन सी विशेषता होती है?
ए, नगरों में के अंतर्गत श्रम विभाजन पाया जाता है। नगरों में मशीनों का प्रयोग अपेक्षाकृत कम होता है। शहरी जीवन में, नगरीय जीवन में प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। नगरों में सामाजिक गतिशीलता धीमी होती है। बिल्कुल राइट, ए राइट है कि नगरों में श्रम विभाजन तो गांव में भी पाया जाता है, लेकिन नगरों में श्रम विभाजन अधिक जटिल होता है और अधिक पाया जाता है। कम नहीं होता है नगरों में, मशीनों का प्रयोग अधिक होता है। प्राथमिक संबंध नहीं होते नगरों में, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता रहती है। गतिशीलता की गति है वो धीमी नहीं होती बल्कि तेज होती है। तो 7वें का डी नहीं है, सी नहीं है, बी नहीं है, ए है। नगरों में श्रम विभाजन अधिक पाया जाता है। तो नगरों में सामाजिक गतिशीलता ज्यादा होती है, कम नहीं होती है। इसमें क्या दे रखा है कि नगरों में सामाजिक गतिशीलता धीमी होती है। तो ये नगरों की विशेषता नहीं है, ये ग्रामीण समाज की विशेषता है। ये तीनों की तीनों ग्रामीण समाज की विशेषता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। आगे है 2001 की जनगणना के अनुसार कितने व्यक्ति नगरों में निवास करते हैं? ये थोड़ा पुराना हो गया, 2001 का आ गया। तो उस समय कितने आबादी थी वो नगरों में निवास करती थी? लगभग 2001 के अंदर 72% आबादी थी जो कि गांव में निवास करती थी। और 2000 मोटा मोटा बता रहा हूं, बाकी तो 68.84 थी। तो ये थी। तो भारत की आबादी 102 करोड़ थी। तो कितने हो जाएंगे? 28.53 यानी 28.5 करोड़ लोग थे वो। अगर यही 2001 का पूछा जाता तो हमें आइडिया लगाना पड़ता, क्योंकि भारत की आबादी थी वो 121 करोड़ के लगभग थी और 69 को माने तो ये 31 करोड़ तो ये हो गए और 6 करोड़ ये हो गए। तो लगभग 2001 के अंदर लगभग 37-38 करोड़ पॉपुलेशन है वो। हम एक्यूरेट आंकड़ा भी निकाल सकते हैं भाग देकर। आगे 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? 2001 की बात करें, 1991 की बात करें, 2011 की बात करें, अभी भी वर्तमान की भी बात करें, हमेशा में आजादी के बाद से लगातार अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा नगर भारत का ग्रेटर बंबई है। कौन सा है? ग्रेटर बंबई है। सबसे लास्ट नंबर पे चेन्नई आता है। पहले कोलकाता दूसरे नंबर पे था, लेकिन अब कोलकाता तीसरे नंबर पे चला गया है और दिल्ली दूसरे नंबर पर आ गया। चेन्नई चौथे नंबर पर है और ग्रेटर बंबई हमेशा से 1 नंबर पर ही रहा है। आगे 2011 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? 2001 की जनगणना के अनुसार जिन शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 53। 2001 के अंदर ये 35 थी। अब एक्सचेंज हो गया, 5 आगे आ गया और 3 पीछे चला गया। 5 आगे आ गया और 3 पीछे चला गया, 53 हो गए हैं। पहले ये 35 थे। 11 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन वर्किंग क्लास। इंडियन वर्किंग क्लास नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी है? इंडियन वर्किंग क्लास नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी? ए राधा कमल मुखर्जी, बी जीएस गुरिये, सी के.एम. कापड़िया और डी एस.सी. दुबे। श्यामाचरण
दुबे। तो 11वें का राइट आंसर क्या होगा? 11वें का राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट। आर के मुखर्जी, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने इंडियन वर्किंग क्लास पुस्तक है वो लिखी है। आगे है, ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हमें नगरीकरण कहना चाहिए। तो यानी नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र है वो नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये परिभाषा किन के द्वारा दी गई है? 12वें के 4 ऑप्शन है, ए बर्गल, बी फेयरचाइल्ड, सी पोकॉक और डी किंग्सले डेविस। बहुत ही आसान ये परिभाषा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए और डी आ रहे हैं, बी और सी नहीं आ रहे हैं ऑप्शन में, तो ये तो ठीक बात है। तो डी भी नहीं है, क्या है? ए राइट आंसर है। ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। यह परिभाषा बर्गल की है। आगे, नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं और नगरों के प्रभाव में उसके ग्रामीण जीवन के तौर तरीकों में परिवर्तन आता है। यह परिभाषा है ए डेविस, बी पोकॉक, सी बर्गल और डी थॉमसन। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डेफिनेशन है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, शायद ये डेफिनेशन नहीं पढ़ी होगी। तो पोकॉक, ये डेफिनेशन किन की है? पोकॉक की है। आगे है, थोड़े इजी वाले आ जाते हैं अब। भारत में औद्योगिकरण की स्थापना कब हुई? भारत में औद्योगिकरण की स्थापना कब हुई? ए 18वीं शताब्दी में, बी 18वीं शताब्दी के मध्य में, सी 19वीं शताब्दी के मध्य में, डी 19वीं शताब्दी में। देखो, अब ये थोड़ा सा ऑप्शन इसमें ऐसे नहीं होने चाहिए थे। आप सभी का आंसर आ रहा है बी 18वीं शताब्दी के मध्य में। दिलीप कुमार जी का है सी 19वीं शताब्दी के मध्य में। तो देखो, ये 19वीं शताब्दी के मध्य में, तो उसको 19वीं शताब्दी माना जाएगा। तो लेकिन ये नहीं आनी चाहिए थे ऑप्शन, इसमें 20वीं शताब्दी आ जाते। तो 19वीं शताब्दी के मध्य में भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत है, लगभग 1853 में या इसके बाद लगभग प्रारंभ होती है, जब भारत में रेल लाइनों को बिछाया गया था। जमशेदपुर में टाटा ने पहला कारखाना लगाया था। बंबई के अंदर सूती वस्त्र मिलों की स्थापना हुई थी। तो 1853 में, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको 19वीं शताब्दी बोलते हैं। अब वर्तमान में कौन सी शताब्दी चल रही है? वर्तमान में चल रही है 21वीं शताब्दी। 2000 से लेकर 2099 तक कौन सी चल रही है? 19वीं शताब्दी चल रही है। इससे पहले कौन सी शताब्दी थी? 20वीं शताब्दी थी। और इससे पहले कौन सी शताब्दी थी? 19वीं शताब्दी थी। तो कौन सी सी इसका राइट आंसर? आगे है, भारतीय उद्योग अधिनियम कब पारित किया गया? इंडियन इंडस्ट्रियल एक्ट कब पारित किया गया? भारतीय उद्योग अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1953, 1952,
51 यानी 50, 51, 52, 53। तो कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 53 में नहीं हुआ था, 52 में नहीं हुआ था, 50 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1951 में हुआ। कब? 1951 में पारित किया गया था। आगे है, ये इजी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतवर्ष की 1991 की आर्थिक नीति की विशेषता नहीं है? इसको बोलते हैं LGP। भारत सरकार की जो 1991 की आर्थिक नीति है उसको बोलते हैं LGP। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन। यानी ग्लोबलाइजेशन, एल का मतलब लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, पी का मतलब प्राइवेटलाइजेशन यानी निजीकरण। ये तीन विशेषताएं हैं 1991 की नीति की। स्थानीयकरण की विशेषता है वो 1991 की नीति की नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा कि स्थानीयकरण है वो 1991 की आर्थिक नीति की विशेषता नहीं है। आगे है, स्पेंसर के अनुसार औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता है। स्पेंसर के अनुसार औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता है ऐच्छिक सहयोग, अनिवार्य सहयोग, सहयोग, असहयोग। सहयोग तो होता है, लेकिन किस प्रकार का सहयोग होता है? अनिवार्य या ऐच्छिक सहयोग? किस प्रकार का सहयोग होगा? ए बिल्कुल राइट। ऐच्छिक सहयोग यानी व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो सहयोग करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। सहयोग तो होता है, बगैर सहयोग तो कोई भी हम प्रोडक्शन है वो नहीं कर सकते। आगे, औद्योगिकरण के लिए निम्न में से सबसे प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो औद्योगिकरण के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इस प्रकार से है। औद्योगिकरण की शुरुआत का, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन को मैं चेंज करूंगा। औद्योगिकरण की शुरुआत के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी कारक कौन सा है? खनिज पदार्थों का उत्पादन तो देखो बहुत पहले हो चुका था, बहुत पहले हो चुका था। तांबा हम सदियों से निकाल रहे हैं। खनिज पदार्थ है जैसे कि तांबा, कांस्य, पीतल, ये तो हजारों सालों से हम उपयोग में लेते आ रहे हैं, तो ये नहीं होगा। अब अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन अन्य कारणों में कोई स्पष्ट नहीं है। अब अपने पास में एक नहीं है, तो अब अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, केवल 3 और केवल 2। अब इसमें थोड़ा सा है, लोचा है, पर आंसर के अंदर ये मशीनों का आविष्कार भी है, लेकिन मशीन का कोई यहाँ डेफिनेशन भी नहीं है। और वाष्प का ये प्रमुख यहां होता है, वाष्प यानी भाप के इंजन। तो मेन कारण क्या होता है? भाप का इंजन एक ऐसा कारक है जिन्होंने औद्योगिक क्रांति में सबसे बड़ा योगदान दिया। ये उत्प्रेरक का था, तो यहां पे इतना आंसर में स्पष्टता नहीं है, इसलिए छोड़ दीजिए आप। लेकिन वाष्प इंजन, भाप के इंजन का आविष्कार है, वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। उसी के बाद से मशीन तो क्या होती है कि जैसे
चरखा है वो भी एक मशीन हो जाती है, लेकिन मशीन पहले मनुष्य चलाता था, लेकिन जब जड़ शक्ति का प्रयोग, औद्योगिकरण की विशेषता क्या है? जड़ शक्ति का प्रयोग। पहले पशुओं के प्रयोग से, मनुष्य स्वयं के प्रयोग से उत्पादन करता था, मशीनों के थ्रू ही करता था, लेकिन वो खुद चलाना पड़ता था। तो इसलिए औद्योगिकरण की सबसे, अगर डेफिनेशन हम देखें ना औद्योगिकरण की, तो यही है कि जब वस्तुओं का उत्पादन जैविक शक्ति की बजाय भौतिक शक्तियों से, जड़ शक्तियों के प्रयोग से होने लगा। उत्तर औद्योगिक समाजों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? उत्तर औद्योगिक समाजों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? सभी का आंसर बी आ रहा है, लेकिन मैं बताऊं आपको, एक होती है औद्योगिक समाज और दूसरा है उत्तर औद्योगिक समाज। उत्तर औद्योगिक समाज कब आया था? औद्योगिक समाज के बाद में आया था। औद्योगिक समाज की क्या विशेषता होती है? विशाल औद्योगिक उत्पादन होता है, अत्यधिक उत्पादन करने के लिए कठोर कदम भी उठाए जाते हैं, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा भी होती है। ये सारी किसकी विशेषता है? ये औद्योगिक समाज की विशेषता है। लेकिन उत्तर औद्योगिक समाज, तो उत्तर औद्योगिक समाज की ये विशेषता नहीं है। उत्तर औद्योगिक समाज, जब औद्योगिक समाज के अंदर श्रमिकों का अत्यधिक शोषण किया जाने लग गया, विशाल उत्पादन होने लग गया, गला काट प्रतिस्पर्धा हो गई, तब सावकाश का बाहुल्य, यानी लोगों को कुछ छूट दी गई, कठोरता में कमी लाई गई। तो क्या विशेषता होगी उत्तर औद्योगिक समाज की? सावकाश का बाहुल्य। ठीक है, तो उत्तर औद्योगिक और औद्योगिक में थोड़ा सा अंतर है। औद्योगिक समाज में अत्यधिक उत्पादन होने लग गया, श्रम का अमानवीयकरण होने लग गया, अत्यधिक श्रम विभाजन हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गई, लॉजिक बहुत ज्यादा थे, साइंटिफिक थे, व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया गया, पर्यावरण प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया। उत्तर औद्योगिक समाज में तो जो प्रॉब्लम्स थी ना औद्योगिक समाज की, तो उनको कम करने का प्रयास है वो उत्तर औद्योगिक समाज में किया गया था। आगे है समाजवाद उद्योगवाद की संगठनात्मक विशेषताओं की पूर्णतः उपेक्षा कर सका, इसे अस्वीकार किया है। समाजवाद औद्योगिक की संगठनात्मक विशेषताओं को पूर्णतः उपेक्षा, यानी समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी का सामूहिक स्वामित्व होता है, उद्योगवाद जिसमें निजी स्वामित्व होता है। अब निजी स्वामित्व होता है तो उसका एक संगठन होता है, तो ये इसमें कहा है कि समाजवाद औद्योगिक समाज की सभी विशेषताओं को उपेक्षा कर सका, लेकिन इसे स्वीकार किसने नहीं किया? इसे डेनियल बेल ने। इसने सी बिल्कुल राइट आंसर है, डेनियल बेल। आगे है सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है। सूची ए का सूची बी के साथ में मिलान करना है। अब आप में से 4 ऑप्शन है, 4 में से हमें केवल 2 ऑप्शन देखने हैं जो अपने को आता है। द सिटी हमने पढ़ा है, मैक्स वेबर की पुस्तक है। इसी प्रकार से हमने भारतीय समाज शास्त्र के जनक पैट्रिक गिड्स के बारे में पढ़ा कि इनकी पुस्तक है द सिटीज इन इवोल्यूशन। सिटीज इन इवोल्यूशन ये है। तो बी का 1, तो ये तो कट हो गया, डी का 2, तो ये 2 हो गया। अब अपने पास बोलते हैं तो 2 तो कट हो गए, 2 बच गए, तो सी बिल्कुल राइट आपका, अर्बन सोशियोलॉजी
गिट्स एंड इल्बर्ट अर्बन सोसाइटी बटलर। आगे है भारत में श्रमिक संघ आंदोलन का अग्रणी निम्न में से किसे माना जाता है, यानी अगुवा। भारत में श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत या प्रथम श्रम संगठन बनाने वाले व्यक्ति कौन से हैं? वीवी गिरी, वीपी वाडिया, एस ए डांगे, एम के गांधी। एनसीईआरटी में मैंने ये करवाया हुआ है, एनसीईआरटी में मैंने ये करवाया हुआ है। तो ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और डी भी ऑप्शन में आ रहा है। तो ए बता रहे हैं, तो वीवी गिरी तो बहुत बाद में आए थे, भारत के राष्ट्रपति थे, तो ये तो बहुत बाद में आए थे। गांधी जी भी बाद में आए थे। कौन है? वीपी वाडिया। सर्वप्रथम भारत में श्रमिक संघ की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? वीपी वाडिया थे, इसलिए इनको भारत में श्रमिक संघ के अग्रणी, अगुवा या जनक के तौर पर जानते हैं। गांधी जी ने बाद में अहमदाबाद के अंदर टेक्सटाइल एक फैक्ट्री थी, उसमें यूनियन बनाई थी 1917 के लगभग, उससे पहले वीपी वाडिया वो बना चुके थे। आगे है 23 नंबर, इंडस्ट्रियल रिलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडस्ट्रियल रिलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें देखो कॉमन पुस्तक है, कई हो सकते हैं, फ्रेजर तो बिल्कुल नहीं है, आर.एन. मुखर्जी नहीं है, वीपी गिरी, भारत के अंदर वीपी गिरी ने इंडस्ट्रियल रिलेशन पे पुस्तक वो लिखी है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। हो सकता है रॉबिन्स का, मुझे याद नहीं आ रहा, हो सकता है रॉबिन्स का हो, क्योंकि ये कुछ पुस्तकें ऐसी होती है जो कॉमन नाम लिए होती है। 24वें बता दीजिए, ये कॉमन नाम नहीं है, अलग नाम है। निम्न में से फ्यूचर शॉक नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? फ्यूचर शॉक, भविष्य का झटका। जिसमें उन्होंने थर्ड वेव नामक पुस्तक भी लिखी थी। 24वें का डी गलत है, 24वें का बी बिल्कुल सही है। डी बताया गलत बताया, ए गलत है। टॉफलर, टॉफलर है, उनकी ये पुस्तक है। इनकी थर्ड वेव की बात भी इन्होंने कही है, तीसरी लहर, और ये फ्यूचर शॉक भी उनकी है। 25 नंबर है, मैन एंड सुपरमैन नामक पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए जॉर्ज बर्नार्ड शा, लॉस्की, लिंकन, मैक्स वेबर। कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शा, मैन। आगे ये थोड़ा सा इजी है, 26 नंबर, किस समाजशास्त्री के अनुसार युक्तिकरण की प्रक्रिया यानी तर्क संगतिकरण, रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया रहस्य, उद्वेग, परंपरा और भावनात्मकता के उन्मूलन पे जोर देती है? 26 नंबर है, किस समाजशास्त्री के अनुसार युक्तिकरण की प्रक्रिया रहस्य, उद्वेग, परंपरा, भावनात्मकता के उन्मूलन पे जोर देती है? तो ये किनकी है? ए बिल्कुल राइट, मैक्स वेबर ने। ए मैक्स वेबर का ये कथन है। आगे 27 नंबर, नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता, अर्बनिज्म का कंसेप्ट किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? नगरीय जीवन पद्धति के लिए नगरीयता की अवधारणा किनके द्वारा प्रतिपादित की गई? ए पारक नहीं है, बिर्थ, लुइस बर्थ या बिर्थ, लुइस
बर्थ बोल देते हैं, कई जगह बिर्थ लिखा आता है 1938 के अंदर। अर्बनिज्म ए वे ऑफ लाइफ, सॉरी 1938 के अंदर, 1938 में अर्बनिज्म ए वे ऑफ लाइफ इनकी पुस्तक है। आगे 28 नंबर, ग्राम्य नगरीकरण की अवधारणा, रूरल अर्बनलाइजेशन की अवधारणा किनके द्वारा प्रस्तुत की गई? रूरल अर्बनलाइजेशन, रूरल अर्बनलाइजेशन की अवधारणा किनके द्वारा? चार्ल्स जे गाल्पिन के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर है। आगे स्टेट व्यवस्था, जिसे जागीर व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जागीर व्यवस्था। किस प्रकार की या किस समय की सामाजिक व्यवस्था थी? तो वर्ग आधारित नहीं थी, पूंजीवादी नहीं थी, औद्योगिक नहीं थी, सामंतकालीन यूरोप यानी मध्यकालीन यूरोप में ये श्रेणी प्रदान करने वाली एक व्यवस्था थी। तो 29वें का क्या होगा? पूंजीवादी व्यवस्था नहीं है, गलत है, 29 का बी है। तो राइट आंसर क्या है? सी। स्टेट व्यवस्था मध्यकालीन जो सामंतवादी यूरोप था उसमें ये 3 श्रेणियां थी, तो उस समाज को कहते हैं। अब ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी थी? यानी स्टेट व्यवस्था में जो यूरोप का मध्यकालीन सामंतवादी परंपरा थी उसमें 3 थे। तो कौन थे? शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। ये तो नहीं होगा क्योंकि ये भारत के अंदर है। वर्ण व्यवस्था की बात है, बौद्ध, तो एक ही हुआ। तो क्या होगा? कुलीन वर्ग, पुरोहित वर्ग और सामान्य जनता। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? वर्ग बी होगा, जिसमें सामान्य वर्ग जनता थी वो सबसे निम्नतम ही। आगे वृहद परंपरा, ग्रेट ट्रेडिशन से क्या अभिप्राय है? वृहद परंपरा कि ये समाज की स्थानीय और मौखिक परंपराएं हैं, ग्रामीण स्तर पर प्रचलित संस्कृति है नहीं। सी, ये लिखित परंपराएं हैं जिन्हें शिक्षित एवं अभिजात वर्ग द्वारा स्वीकार किया जाता है। ये बाकी ए, बी और डी ये लघु परंपरा के तत्व हैं। आगे 32 नंबर, लघु परंपरा का संबंध किससे है? लघु परंपरा का संबंध किससे है? तो हमने बात की कि शिक्षित वर्ग की लिखित संस्कृति है, ये तो वृहद परंपरा है। औद्योगिक समाज की परंपरा, शहरी समाज की सब ये है। तो यहां पे क्या होगा? बी होगा राइट, कि ग्रामीण स्तर की मौखिक संस्कृति है वो लघु परंपरा, लिटिल ट्रेडिशन आती है। आगे है 33 नंबर, उप संस्कृति की क्या विशेषता है? सब कल्चर, यह मुख्य संस्कृति से पूरी तरह अलग होती है। बी, यह बड़ी संस्कृति के भीतर निर्मित होती है। सी, यह केवल अभिजात वर्ग से जुड़ी हुई होती है। डी, यह एकल व्यक्ति की संस्कृति होती है। तो ये नहीं है। राइट ऑप्शन क्या है? बी, यह बड़ी संस्कृति के भीतर छोटी संस्कृति जिसमें उनके प्रतीकों को परिवर्तित रूप में अपनाया जाता है। तो बी इसका राइट ऑप्शन होगा। आगे है, ए.आर. देसाई ने अपने अध्ययन में मुख्य रूप से किस विषय पे ध्यान केंद्रित किया? ए.आर. देसाई ने जो अध्ययन किया उसमें उन्होंने किस चीज पर विशेष बल दिया? ए, धार्मिक सुधार आंदोलन। बी, वर्ग संघर्ष और कल्याणकारी राज्य। सी, राजनीतिक दलों का विकास। डी, भारतीय संविधान का निर्माण। तो भारतीय संविधान का निर्माण इनके द्वारा नहीं किया गया, राजनीतिक दलों का विकास
पर भी इन्होंने कोई विशेष वर्क नहीं किया है। हाँ, थोड़ा बहुत इन्होंने राजनीति किया है, लेकिन इनका जो मुख्य कार्य था वो क्या था? वो था वर्ग संघर्ष और कल्याणकारी राज्य, ये दो। क्योंकि AR देसाई भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक भी है, लेकिन साथ साथ में रियल अर्थ में जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, हाँ एक से अधिक हो सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसको दो साथ कर लिया। एक वर्ग संघर्ष पे भी इन्होंने कार्य किया और कल्याणकारी राज्य की विशेषता भी इनके द्वारा बताई गई थी। 35 नंबर, AR देसाई के अनुसार कल्याणकारी राज्य की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है? यह केवल अमीर वर्ग के हितों की रक्षा करता है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यह धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाता है, तो ये राइट ऑप्शन है। यह केवल निजी पर आधारित होता है तो ये भी सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। तो NCERT कक्षा 11 के आज मैंने वो क्वेश्चन लिए थे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।